अब देखिए यहाँ पे हमको मिल गया लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल का मतलब है, यानी ये स्टैटिक्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में इसे लिखने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स हमने इधर लगा दिया F1 और दूसरा फोर्स इधर हमने लगा लिया F2। अब जब ये दो फोर्स इस पे लग गए, F1 और दूसरा F2, ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों फोर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये दोनों फोर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच से कहीं जाएगा, इस तरीके से। समझ गए? अब अगर हम कोई थर्ड फोर्स लेकर के आए, तीसरा फोर्स, और वो इस रिजल्टेंट के अगेंस्ट लगा दें ऐसे F3, तो फिर यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0। यानी इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर, मान लो इनका रिजल्टेंट इधर आया 25 न्यूटन, और हमने 25 न्यूटन का एक थर्ड फोर्स इसके अपोजिट में लगा दिया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर? 0। अब नेट फोर्स 0 होगा तो दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी 0। यानी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? स्टैटिक्स में करेंगे। अभी बताते हैं आपको। अब अगर हम इन तीनों वेक्टर को ड्रॉ करें विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी देखिए F1 हमारा इस डायरेक्शन में था, हमने F1 ऐसे बना लिया, इसके हेड से हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया F2, और F2 के हेड से हमने ड्रॉ किया F3। तो ये तीनों फोर्स मिलके हमेशा क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्रायंगल। यानी है क्या मेन चीज वो सुनिए। यानी if body gain equilibrium position with effect of three forces, if body gain equilibrium position with effect of three forces and all the forces are taken in cyclic order, then they always form triangle। तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। such that magnitude of either force will be directly proportional to side length of triangle। यानी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इस ट्रायंगल की साइड लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी बड़ी साइड लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितनी छोटी साइड लेंथ उतना कम मैग्नीट्यूड होगा। समझ गया भाई? तो यहाँ जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड लेंथ। अगर इसे हम कह लें ABC, तो साइड लेंथ AB के बराबर होगा, या F1 अपॉन AB लिखें तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम कहें F2 जो है ना वो BC साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो F2 क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BC। यानी यहाँ F2 अपॉन BC इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखिए जो F3 है उसको हमने CA से रिप्रेजेंट किया है, तो लिख सकते हैं F3 क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल टू CA। यानी F3 अपॉन CA साइड जो भी है वो इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। अब अगर इन तीनों को ही हम ज्वाइन करके कंबाइंड फॉर्म में लिखें, कंबाइंड करके अगर हम लिखें इसको, तो कंबाइंड फॉर्म में हमको क्या मिलेगा फिर? तो कंबाइंड में जो हमको मिलेगा वो होगा कंबाइंड में अगर हम बात करें तो कंबाइंड में देखिए मिल गया F1 अपॉन AB इज इक्वल टू F2 अपॉन BC इज इक्वल टू F3 अपॉन CA। और इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके अगर हमें दो फोर्स मालूम है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, या कोई एक फोर्स और दो साइड मालूम है
तो तीसरा फोर्स या साइड या सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, जो इस्तेमाल होता है स्टैटिक्स में, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और यहां पे हमने लिखा है अ स्फीयर is suspended. A sphere is suspended against vertical wall. Suspended against vertical wall with the help of string of length 13 centimeter. If radius of sphere is 5 centimeter, then find the force applied by wall on the sphere. Applied by the wall on the sphere. Assume mass of sphere is m. Assume mass of sphere is m. यानी यहाँ पे हमें दिया गया एक स्फीयर, तो ये स्फीयर हो गया भाई, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो पता है हमें, और इसको इस तरीके से टान करके आपने रखा हुआ है। ये रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ पता है 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है, दीवार। अब आपसे पूछ लिया गया भाई, ये दीवार जो है स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगी, या स्फीयर दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ये स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से इधर जो स्ट्रिंग जा रही है उस पर टेंशन हो गया T, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है इसका वेट हो जाएगा mg, और इस डायरेक्शन में दीवार इसको पुश कर रही होगी, तो ये दीवार का रिएक्शन फोर्स हो गया। अब इनको अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करते, तो सबसे पहले तो हम इधर से ड्रॉ करते ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल के हेड से हमने ड्रॉ कर दिया भाई टेंशन, और टेंशन के हेड से हमने ड्रॉ कर लिया mg। अब ये साइड हमें पता है 13 सेंटीमीटर, ये साइड पता है हमें 5 सेंटीमीटर, तो अब हम यहाँ सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। समझ गए भाई, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये साइड हमें मिल जाएगी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब जो भी कैलकुलेशन करना है हमें, बड़े आराम से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे कि टेंशन अपॉन 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया था mg अपॉन 12 सेंटीमीटर। अब देखिए लाइन में हमने सारा कुछ लिख लिया। चाहिए था हमें टेंशन, तो T अपॉन 13 इज इक्वल टू mg अपॉन 12 करते। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, ये सारा कुछ क्लियर है। तो आगे लिखते हैं, फिर हम लोग आगे क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन को गायब कर देते हैं। ये क्लियर हो गया भाई, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जब इतनी बातें क्लियर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन अपॉन 13 इज इक्वल टू mg अपॉन 12। तो टेंशन मिल गया था हमको 13 अपॉन 12 mg, और ऐसे ही अगर लिखते हैं हम n अपॉन 5 इज इक्वल टू mg अपॉन 12, तो नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाता 5 mg अपॉन 12। इस तरीके से हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारा कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बट इससे पहले आपको ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल, अब जिस फोर्स को
जिस साइड से आप रिप्रेजेंट करेंगे वो फोर्स उसी साइड की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे बढ़ करके आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन रूल। यानी साइन रूल, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिक्स में। कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये होगी भाई बॉडी, फिर हम कहेंगे इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर एक फोर्स लग रहा है F2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच से जाएगा। हम अगर तीसरा कोई फोर्स लेकर के आए जिसका मैग्नीट्यूड इस रिजल्टेंट के बराबर हो और उसके अपोजिट हम इधर लगा दें, तो हम फिर से कहेंगे यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। समझ गए ना क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज ऑलवेज 0। तो ये हमने लिख डाला भाई। अब अगर इनको भी हम साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करें, यानी मतलब क्या है साइन रूल का, यानी साइन रूल का जो मतलब है वो बस इतना सा है कि बॉडी गेन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस and all the forces are taken in cyclic order, then always form triangle such that magnitude of either force is directly proportional to sine of the angle between two other forces। यानी magnitude of either force is directly proportional to sine of the angle between two other forces। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पे ये बनाएंगे हम F1 बिना इसके डायरेक्शन को चेंज किए हुए, इसके हेड से हमने बना लिया F2 और F2 के हेड से हमने क्या बना दिया भाई, F3 बना लिया। अब देखिए F1 का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए F1 का, तो हम अदर फोर्स में कौन होगा हमारे पास, F2 और F3। तो F2 और F3 के बीच में जो एंगल होगा वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद में लिख देते हैं F1 प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। यानी यहाँ F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब अगर हम दूसरी साइड की बात करें F2 की, तो F2 का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हम एंगल कौन सा देखेंगे, F1 और F3 के बीच में। यह एंगल कितना हो गया, बीटा। तो हम यहाँ लिख रहे होते F2 प्रोपोर्शनल साइन बीटा, यानी F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे हमें F3 चाहिए, तो F1 और F2 के बीच वाला एंगल देखेंगे, दिस एंगल इज गामा। तो हम क्या लिखते कि F3 प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, यानी F3 अपॉन साइन गामा इज इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके लिखते तो ये मिल गया हमको F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 अपॉन साइन गामा। यानी जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो ये तीनों फोर्स इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 upon sin beta and F3 upon sin gamma. Here alpha, beta and gamma is the angle between two other forces. जब हम कंसीडर करेंगे F1 को तो अल्फा क्या होगा, F2 और F3 के बीच वाला एंगल होगा। जब हम कंसीडर करेंगे F2 को तो बीटा कौन सा एंगल है भाई, F1 और F3 के बीच वाला एंगल है। जब हम F3 हमें चाहिए तो फिर कौन सा एंगल सिलेक्ट करेंगे हम लोग, F1 और F2 के बीच में ये गामा दिख रहा है। और जब हमें पता चल गया इन एंगल्स के विषय में तो इनका जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल F3 अपॉन साइन गामा। और इस तरीके से हम F1 F2 F3 कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आप देखते हैं इसका एप्लीकेशन के लिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी यहाँ पे कह दिया गया फाइंड T1 and T2 as shown in figure,
फिगर, यानी हमें T1 T2 निकालना है। कोई फिगर बना होगा, फिगर क्या है भाई, चलो फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो वर्टिकल दीवारें हैं भाई, एक ये स्ट्रिंग है, दूसरी ये स्ट्रिंग है, और इनसे किसी ब्लॉक को ऐसे टांग दिया गया। ब्लॉक का मास कितना है m, तो यहाँ पे होगा T1 और इस साइड में क्या है T2, और ये एंगल भी हमको गिवन है 30 डिग्री। अब ये फिगर है, इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, T1 T2 गिवन क्या है हमको, ब्लॉक का मास और एक एंगल गिवन है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये mg किधर लगता है भाई, तो mg लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इन तीनों फोर्स को अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करते तो भाई पहले तो ये बना दिया हमने T1। अब T1 की हेड से बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए ऐसे बना दिया हमने T2, और इसी की हेड से ऐसे बना लिया हमने mg। अब देखिए ये जो T2 है वो हॉरिजॉन्टल से, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा 30, इधर क्या हो गया 60, ये एंगल क्या हो जाएगा 90। अब हम यहाँ पे अपना साइन रूल इस्तेमाल करते हैं। तो साइन रूल के लिए हम क्या लिख रहे होते, देखो ये T2 लिखना है और इसके अगेंस्ट में एंगल कितना है 90 है, तो लिखते हैं T2 अपॉन साइन 90। अब mg अपॉन साइन 30 हो जाता, mg अपॉन साइन 30, साइन 90 तो 1 हो गया, यानी T2 हमें मिल गया यहाँ पे 2mg होगा। तो T2 कितना होगा यहाँ पे 2mg होगा। अब चाहिए था हमें T1, तो हम लिखते हैं यहाँ पे T1 अपॉन, T1 ये साइड है, इसके अगेंस्ट में एंगल 60 डिग्री है, तो हमने लिखा T1 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 30। तो साइन 60 √3/2 होगा, यानी 2T1 अपॉन √3, और इधर हो गया mg, साइन 30 होगा 1/√2 यानी 1/2, तो 2 और 2 तो भाई कैंसिल हो गए, यानी T1 कितना मिल गया mg √3। तो इस तरीके से साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और फटाफट अपने आंसर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इसको कहते हैं साइन रूल। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। अब इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है भाई। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम भी एग्जैक्टली सेम, इसको भी स्टैटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या है कहेंगे, फिर वही बात है कि ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे इधर एक फोर्स लग गया भाई F1, इधर दूसरा फोर्स लग गया F2, यहाँ पर भी F1 और F2 क्या है कहेंगे, ये भी किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनका भी रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं जाएगा, और उसी रिजल्टेंट के बराबर अगर हम तीसरा फोर्स यहाँ पे लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी लामीज थ्योरम क्या है, वो भी यही बात है कि व्हेन a body in equilibrium position with effect of three forces, when body in equilibrium position with effect of three forces, then magnitude of either force will be directly proportional to sine of the angle between two other forces। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें F1 की, तो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F2 और F3 के बीच में ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी यहाँ पे हमें लिखना था F1 प्रोपोर्शनल साइन अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहाँ आपको ट्रायंगल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहिए था आपको F2 चाहिए तो आपको फिर ये एंगल देखना होगा, और ये एंगल कितना है बीटा, तो यहाँ पे आप लिखते हैं F2 प्रोपोर्शनल साइन बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब चाहिए आपको F3, तो F3 के लिए फिर आपको ये एंगल देखना पड़ेगा, और ये एंगल क्या है गामा,
तो आप लिख सकते हैं F3 प्रोपोर्शनल साइन गामा, तो F3 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और फिर इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये हो गया F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो इस तरीके से हम F1, F2 और F3 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ ये सुविधा है आपके लिए कि आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ी परेशानी भी है। अगर ट्रायंगल नहीं बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के बाद जो हमको एंगल मिलते हैं ना, वो एंगल लेस देन 90 होते हैं। यहाँ पे हमको जो एंगल दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, मोर देन 90 हैं। तो आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बस सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The air speed of plane is 150 meter per second. Find the direction in which the pilot headed the plane. कोई बात नहीं, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, यानी ये हो गया ओरिजिन, इधर क्या है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ जो क्वेश्चन है लिखा है 500 किलोमीटर अवे, ये बात तो समझ में आ गई। फिर क्या लिखा है, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ये जो 500 मीटर का कोई पॉइंट है वो यहाँ कहीं पॉइंट है जहां आपको जाना है, वो 500 किलोमीटर ये हो गया। और कितने एंगल पे है, तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है नॉर्थ से, लिखा है ना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट की तरफ 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ कोई पॉइंट है बी जहां आपको जाना है, और जाना कहां है आपको, पॉइंट ए से। अब बात यह है कि जो विंड है आपकी, विंड हवा की स्पीड कितनी यहाँ पे की मैंने आपको 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये विंड जा किधर रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी इस डायरेक्शन में विंड है, हवा चल रही है। अब सीधी बात है कि अगर आप इधर जाएंगे अपना प्लेन लेकर के, तो फिर उड़ करके यहाँ कहीं पहुंचेंगे। तो अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो फिर अपना प्लेन लेकर के आप यहाँ कहीं निकलो, और ऐसे निकलोगे तो ये विंड हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो फिर ये एंगल क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इस एंगल को क्या कह देंगे हम लोग, थीटा कह लेंगे। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपना साइन रूल, क्योंकि हमें VW भी पता है, VP भी पता है, तो साइन रूल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखते हैं भाई, VW अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन अपॉन साइन 30। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, VW अपॉन VP, और ये हो गया साइन 30। तो VW कितना हो गया 20, VP कितना है 150, और साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो यहां से आपको क्या मिला भाई, 1/15। तो साइन थीटा क्या हो गया 1/15, थीटा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/15 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन AB, यानी AB जो लाइन है उस लाइन से कितने डिग्री एंगल पे आपको चलना होगा, साइन इनवर्स 1/15, और आप A से चल के डायरेक्टली B पे पहुंच जाएंगे। समझ गए भाई। तो ये साइन रूल अगर आपको पता है तो ये उसी साइन रूल का कमाल है, फट से आपका आंसर आ गया। ठीक है।